तरह से देख रहे हैं? देखिए, महाराणा प्रताप जी देश के महापुरुष हैं और उनके त्याग, तपस्या, बलिदान की चर्चाएं हम लोग बचपन से पढ़ते रहे, सुनते रहे। आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। उन जैसे महापुरुष के सम्मान में ही आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में रहते हुए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था उनकी जयंती को, जिसको वर्तमान सरकार और उसके मुख्यमंत्री, जिनको कई लोगों ने उपनाम पदनाम भी दे रखे हैं, उन्होंने ख़त्म किया। तो बीजेपी की मानसिकता से अंदाज लग सकता है कि वो महाराणा प्रताप जी को कितना सम्मान देते थे। अरे वो कर तो सकते नहीं थे, किसी को सम्मान बढ़ा तो नहीं सकते थे, लेकिन जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनके सम्मान में किया था, उस फैसले को भी इन्होंने, उस सार्वजनिक अवकाश को ख़त्म करके वो महाराणा प्रताप जी का असली अपमान किया है बीजेपी के लोगों ने। इसका जवाब बीजेपी के लोग नहीं देंगे और शायद मेरे पत्रकार मित्र इस सवाल को उनसे शायद न पूछेंगे। जिस तरह से देखने को मिला है कि आगामी चुनाव जीतने को जो है बीजेपी ऐसा ही षड्यंत्र रचने का काम। देखिए, अब बीजेपी की सच्चाई को जनता जान चुकी है, जनता मान चुकी है, जनता देख चुकी है। बहुत भरोसा किया जनता ने, पूरे देश की ने किया, और भरोसा कर करके ही 2 बार लगातार दिल्ली में केंद्र की सरकार में, 2 बार यूपी की सरकार में बैठाया भी है। 4 चुनाव लगातार बीजेपी के लोगों को, देश और प्रदेश के लोगों ने जिताया भी है। लेकिन लोग निराश हो गए, उदास हो गए, हताश हो गए। जहाँ 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात हुई थी, वहाँ 60-60 लाख नौजवानों के जिस भविष्य दांव पे हो, जिस परीक्षा में, उस परीक्षा का भी पेपर लीक होता है, परीक्षा रद्द होती है। 7 साल के वर्तमान उत्तर प्रदेश के सरकार के कार्यकाल में 13 से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, पेपर रद्द हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज बेरोजगारी से निराश हो गया है, उदास है, हताश है। और यही कारण है कि नौजवान अब तो बेरोजगार बारात यात्रा तक निकालने लगे। किसान निराश हैं। बहुत मोदी जी ने वादे किए थे, बीजेपी ने विश्वास दिलाया था कि हर साल उनकी आमदनी को दूना करेंगे। दूना छोड़िए, लागत नहीं निकल रही है। साड़ों से अलग लोग परेशान हैं। रात भर सर्दी गर्मी बरसात में लोग खेती किसानी में रात भर सो रहे हैं, अपने घरों में नहीं सो पा रहे हैं। महंगाई चरम पे है। मध्यम वर्ग से लेके गरीब वर्ग के लोगों के लिए महंगाई की स्थिति आपको पता है। स्विस बैंक से पैसे आए नहीं, 15 लाख किसी के खाते में पहुँचे नहीं। तो बीजेपी के पास मुद्दे ही नहीं बचे। अब मैं तो कहता हूँ, बीजेपी के लोग अगर सच भी कहें तो देश के जनमानस को अब यकीन नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो संगठन लगातार झूठ बोले, उसकी बात का यकीन और भरोसा उठ जाता और बीजेपी से उठ चुका है लोगों का। इंडिया गठबंधन ऐतिहासिक समर्थन लेके, जनता का ऐतिहासिक आशीर्वाद लेके 4 जून को देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई गई। वहीं मोदी अपनी रैली में लगातार कह रहे हैं, अगर विपक्ष जीतता है, गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो पाकिस्तान की सरकार बनती है। देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी ये स्वीकार करने लगे हैं कि अगर जीतता है, जो लोग वादा करते थे, जो बातें करते थे 400 पार की, वो अब ये स्वीकार करने लगे हैं कि विपक्ष की भी सरकार बन सकती है। तो आप पत्रकार मित्र हैं, आप लोग समझते हैं, चीज़ों का एनालाइज भी कर सकते हैं और करते होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगाइए बीजेपी अब कहाँ खड़ी है। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातें करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी को इस बात का पहले जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा किसने लिया? क्या किसी विपक्ष की पार्टी लिया आज तक? और भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा भी उठा रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी से और पूरे बीजेपी के लोगों से, विपक्ष की हर पार्टी का अपनी कुर्बानियाँ हैं देश के बनाने में, राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्र के निर्माण में। अलग अलग हर पार्टी के पास अपना इतिहास है, कुर्बानियाँ हैं। भाजपा के पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो गिनाएं, आज़ादी के आंदोलन में उनका क्या योगदान था। आज तक इस पर चर्चा नहीं होती है। कौन भारतीय जनता पार्टी का शहादत दिया है आज़ादी के आंदोलन में?
कौन सीमा पे शहादत दिया है गुजरात का, बताएं प्रधानमंत्री जी इस बात को। केवल चूंकि आप बड़े पद पे हैं, आपको तो कम से कम इस तरह की बेबुनियाद बातें नहीं करनी चाहिए। वही ठाकुर जयवीर सिंह का कहना है कि जो है महाराणा प्रताप अंग्रेजों से लड़े थे, क्या बात सही है? देखिए, जयवीर सिंह जी क्या कह रहे हैं, उनका संतुलन डिस्टर्ब है। आप और मैनपुरी के सब लोग जानते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उनकी पार्टी जबरदस्ती चुनाव लाया। क्या ये सच नहीं है कि आप नहीं जानते हो? और यही कारण है कि चुनाव जीतने के लिए जो जिले के सबसे बड़े गुंडे हैं उनको गृह मंत्री जी से मिलवाते हैं। क्या मीडिया के लोगों आपने नहीं देखा? क्या आपने वीडियो विजुअल्स नहीं बनाए क्या इस बात की? जो मैनपुरी जिले का सबसे बड़ा गुंडा, उसको माननीय गृह मंत्री जी से मिलवाते हैं, और मंच पर वो भी। और मैं समझता हूँ गृह मंत्री जी को ये बात पता चल जाए तो हो सकता है इनका मंत्री पद भी चला जाएगा। क्या ये बात सच है या नहीं? आप बता दो पत्रकार मित्र, आप लोग रहे होगे कार्यक्रम में, हम तो नहीं थे, हम तो आप ही सबके माध्यम से देखे। ये सच है या नहीं बता दो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आज बताओ पत्रकार मित्रों, पहले मेरी बात का भी जवाब दो, आप लोग हर बात का मैं जवाब देता हूँ। क्या ये सच है या नहीं है? तेज बोलो भाई, इसमें भी। यहाँ के मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से मंच पे मिलवाया या नहीं मिलवाया? क्या इसके विजुअल आप सबके पास नहीं है? अभी कुछ दिन पहले भाजपा, मुझे खुशी है कम से कम पत्रकार मित्र इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आप सोचिए किस नियत से चुनाव लड़ रहे हैं। आज बवाल के बाद जो है समाजवादियों पर हमेशा जो है सत्ता पक्ष के दबाव में उनको गिरफ्तार किया जाएगा, फिर इस संबंध में क्या कहेंगे? ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कई जिलों में, विशेषकर मैनपुरी में, कन्नौज में, बदायूं में जो खबरें मेरे पास, अन्य जिलों की मुझे खबरें नहीं है क्योंकि मेरा इन जिलों में संपर्क सीधा है। खबरें आ रही हैं लगातार, हमारे समाजवादी साथियों के ऊपर दबिश डाली जा रही है और दबिश डाल के चुनाव की वोटिंग को प्रभावित करने के प्रयास चल रहे हैं। यही काम पिछले उपचुनाव में जब आदरणीय डिम्पल जी जीती थी उस समय भी करने की कोशिश हुई थी। मैंने उस समय भी कहा था, मीडिया के माध्यम से कहा था कि समाजवादियों को न छेड़ो, अगर इनके ऊपर अन्याय करोगे तो ये और बढ़ा के वोट डालेंगे। और उस समय के प्रशासन के लोग, भाजपा के लोग नहीं माने और आदरणीय डिम्पल यादव जी ऐतिहासिक वोटों से जीती। और आज मैं फिर दोहराता हूँ इस मीटिंग के माध्यम से, इस चुनाव में आदरणीय डिम्पल जी कम से कम 4 से 5 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रही हैं। और इस 10 सीटों में से शायद ही किसी उम्मीदवार का दुर्भाग्य होगा तो वो हार जाए तो हारे, नहीं 10 की 10 सीटें तीसरे चढ़ की हम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग जीतने जा रहे हैं। ये बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जो बीजेपी के लोगों ने शर्तें लगा लगा के, हर चीज पे पाबंदी लगा लगा के वैक्सीन लगवाई थी, आज आखिर वैक्सीनेशन से जहां प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी थी, आज फोटो क्यों हटाई गई? अगर उस समय प्रधानमंत्री जी क्रेडिट ले रहे थे वैक्सीन लगवाने की, तो उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट का क्रेडिट आखिर कौन लेगा? डिस्क्रेडिट कौन लेगा? और इसलिए आज फोटो भी हटाई जा रही हैं। आप भले ही फोटो हटा दें, एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में, आप हटा सकते हैं, लेकिन जनता के दिलो दिमाग से ये बात निकलने वाली नहीं है कि जो आज 18 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के नौजवान युवक युवतियों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, आखिर किनके कारण हो रहा है? क्या चंदा वसूलने के लिए जबरदस्ती शर्तें लगा के वैक्सीन लगवाई गई थी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस समय भी कहा था कि भाजपा की वैक्सीन है, इस पर मुझे यकीन नहीं है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बीजेपी वालों ने भी आलोचना की थी, मीडिया ने भी आलोचना की थी, तमाम डिबेट चलाई थी। लेकिन आज सोचो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितने दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्तित्व हैं कि उन्होंने उस समय भी कह दिया था, जबकि पूरे देश का दबाव इस बात का था कि ये वैक्सीन लगनी चाहिए, उस समय भी उन्होंने इस बात का खंडन किया था और वो बात आज देश के सामने सच निकली। माननीय न्यायालय के सामने कंपनी ने स्वीकार किया और उस कंपनी ने बीजेपी को चंदा भी दे दिया, ये भी सब चीज़ें सामने की। तो किसी को जो चंदे से छोड़ो, वैक्सीन वालों को आपने नहीं छोड़ा, पाकिस्तान वालों को आपने नहीं छोड़ा, मीट व्यापारियों को आपने नहीं छोड़ा, अरे किसी को तो चंदे से छोड़ देते। जिस तरह से ये चंदे का मामला आता है और जनता भी जान चुकी है, तो अब इसका असर क्या पड़ेगा? जनता जवाब दे रही है, 2 चरणों में दे चुकी है, तीसरे चरण का कल का इंतजार कीजिए, कल फिर जनता जवाब देगी और जनता जवाब देगी बीजेपी को हटा के। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, एक सब प्रदेश में ऐतिहासिक जीतेगी।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अनुमान है एक पे हम लोग लड़ाई में 79 जीत चुके हैं, जीत रहे हैं।